पढ़िए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर मोर देन 100। ठीक है, यहाँ पे आईयूपीएसी सीखते हैं। तो हुआ क्या, आईयूपीएसी ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि जो भी एलिमेंट 100 के बियॉन्ड है उनके नाम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो नाम लिखने के लिए सबसे पहली कंडीशन लिखिए, ये लिखिए, कुछ एब्रीवेशन दिए हुए हैं। अब देखो, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट का नाम लिखा होता है कि सिंबल। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का सिंबल लिखा होता है। पहले आप ये पूरा बनाइए, लिखिए नोटेशन फॉर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। अब 0 के लिए नील यूज होता है, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और एन। और ये सारी चीजें लिखिए फिर मैं सिखाता हूँ। हो गया? नील, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन। ठीक है, चलिए कुछ रूल्स लिखे साइड में। लिखिए रूल फॉर नेमिंग, रूल फॉर नेमिंग। तो लिखिए इन नेमिंग write the name of the name, this is name of all numbers, सबका नाम लिखिए। ठीक है, and em is added at the end। अंत में हम उन जो भी सबके नंबर्स के नाम हैं, ठीक है, वो लिखिए और लास्ट में क्या जोड़ दीजिए, em। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जांपल है, कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं हमें, कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। लाइक पहला, 3 बार n नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा 2 बार I नहीं हो सकता। तीसरा है नील पर खत्म हो तब, अगर लास्ट में नील मतलब 0 है, जैसे मान लीजिए 100, जैसे मान लीजिए आपका नाम, आपको लिखना है 100, तो 100 लिखेंगे क्या, अन नील। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखेंगे, em। क्या यूज करेंगे, em, नीलियम। अभी दिखाते हैं, तो यहां पे देखिए, तब लियम is used in place of em। बात समझ में आ गई? यहाँ पे नाम हो जाएगा अनिल नीलियम। क्या हो जाएगा, अनिल नीलियम। चलिए अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक एक करके कुछ एलिमेंट्स के नाम लिख के दिखाता हूँ। पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए अब देखिए इसका सिंबल क्या होगा, इसका ए का यू और एन, इसका सिंबल हो गया ये।
100 को इस तरीके से लिखेंगे, 1 को u लिखेंगे ना, और 0 को n लिखेंगे, फिर 0 है फिर n लिखेंगे। नाम समझ में आया? चलिए आगे करके दिखा रहे हैं। चलिए ये देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं और इनके नाम, और इनके ये एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में आ जाते हैं कि मेंडेलिवियम जो है कौन सा एलिमेंट है, उसका नाम क्या है, आईपीएसी नेम क्या है, ठीक है। तो जैसे एटॉमिक नंबर 101 है, तो ये हो गया 101 को लिखना दिखा रहा हूँ। 1 को लिखते हैं अन, 0 को लिखते हैं नील, और फिर 1 को क्या लिखते हैं, तो कहेंगे सर नीलियम, ठीक है। क्या लिखते हैं, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर एक बात लिखवाई थी मैंने, ये देखिए, ठीक है। यहां पर नील पर खत्म हो तो एम इज यूज इन प्लेस ऑफ दिस। चलिए यहां पर देखते हैं, नाम लिखिए, ये लिखिए। तो क्या हो गया, अन नील अनियम, तो 102 है, क्या है 102। तो 102 में क्या होगा, पहले को लिखेंगे अन, 0 को लिखेंगे नील, और 2 को क्या लिखेंगे बाई, ठीक है। और ये क्या हो गया बाइनियम, क्या शब्द यूज करते हैं बाइनियम, बात समझ में आ गई। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 को किससे डिनोट करते हैं, यू से, 0 को किससे डिनोट करते हैं एन से, और 2 को किससे डिनोट करते हैं बी से, यू एन बी। मैच कर गया कि नहीं, ठीक है। तो ये सारे नाम लिख लीजिए। एटलीस्ट आपको क्या क्या लिख लेना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ये लिख, लॉरेंशियम आ चुका है एग्जाम में, रदरफोर्डियम बहुत बार आ चुका है, सीबोर्जियम आ चुका है, बाकी नहीं आएगा। एग्जाम को ध्यान में रख के अगर आपको पढ़ना है तो एग्जाम इंपॉर्टेंट तो यही 4 है। मेंडेलिवियम इंपॉर्टेंट है, नोबेलियम इंपॉर्टेंट है, लॉरेंशियम इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्डियम इंपॉर्टेंट है, सीबोर्जियम इंपॉर्टेंट है। इतना ही आज तक आया है, इसके अलावा नहीं आया है। आप अपने नॉलेज के लिए लिखना चाहें तो लिखिए। क्या लिख रहा है इतना सेंटेंस में, इतना सेंटेंस में कैसे लिख रहे हो, इतना तो मैंने कुछ लिखवाया भी नहीं। अरे यार ऊपर वाली लाइन कब से पढ़ रहे हो, क्यों बार बार लिख रहे हो। लिखा है आईपीएसी नेम फॉर एलिमेंट विद जेड, जेड मतलब एटॉमिक नंबर अबव 100, वही तो पढ़ा रहा हूँ, कितनी बार लिखोगे। हाँ सारा नहीं लिखिए, जो आपके काम का है बस वो लिख डालिए। एक दो खुद से कॉल करके देख लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लाइक 104 108 लिखिए, 104 मैं आपको साइड में लिख दे रहा हूँ, आप साइड में लिखिए, मैं लिख दे रहा हूँ 108 सॉल्व करिए, 112 190 1024। तो नाम देखते हैं, 1 को U, 0 को N, 2 को B, और 4 को क्या कहते हैं क्वाड, UNBQ। अनिल बाई क्वाडियम, ठीक है। 190 क्या हो जाएगा, वहां U9 को क्या लिखते थे, हाँ देखिए 9 को क्या लिखा, E लिखा होगा आपने, लिखा है ना, और N, ठीक है। 112 क्या लिखेंगे, U, आगे U और B। 108 क्या होगा, UN ऑक्ट O, UNO, देख लीजिएगा, ये कोई लिखा भी है, ये लिखा है ना, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाए। जल्दी नोट करिए भाई, अरे 2 ही 4 नोट करिए, बाकी सब नोट मत करिए, इतना नहीं आएगा एग्जाम में। जिसपे सिस्टमैटिक लगाए वही एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए
हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सबसे पहले लिखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इज वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। क्या निकालने जा रहे हैं? वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो लिखिए विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला लिखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? n। वेयर, अब ये क्या, तो अगर हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं वैलेंसी, तो यहां पर हम कब निकालें? जब कंडीशन क्या है? व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में, दूसरा कंडीशन, पहला अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। और अगर उससे ज्यादा है, मतलब व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ऐसी कंडीशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे 8 माइनस n। क्या लगाएंगे? 8 माइनस n। मतलब जैसे लिथियम की बात कर लो, तो लिथियम की बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो लिथियम की वैलेंसी भी तो एक ही होती है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो क्या होगा इसकी वैलेंसी? 1। बेरिलियम की बाहरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी कितनी? 2 डोनेट कर देता है, वैलेंसी कितनी होगी? 2। अगर तुम बात करते हो बोरान की, बाहर की शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 2,3, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना है उसको, या तो वो 5 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करे तो नियॉन बन जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हीलियम बन जाएगा। क्या कौन सी वैल्यू कम है? 3 की 5। तो जो वैल्यू कम होती है वही वैलेंसी होती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया? लूज किया, वैलेंसी क्या हो गई? 3। कार्बन अगर अपने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ लगा है तो क्या करेगा? 4 के चारों डोनेट कर देगा, और अगर आपने कम से लगा है तो 4 ले लेगा, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4। क्या हो गई? 4। तो इसीलिए देखो 4 दोनों में दिख रहा है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा ये ब्रैकेट जल्दी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, कितने कम है? 4 से कम है, तो जितना इलेक्ट्रॉन, और व्हाट इज वैलेंसी एक्चुअली? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और टू बी गेन टू अटेन नोबल गैस, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब वो चाहे इलेक्ट्रॉन दे के करो चाहे ले करके, जो वैल्यू कम होगी हमेशा वही वैलेंसी होगी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलिए देखिए, लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, क्या देखते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम क्या कहेंगे? n। क्या कहेंगे? n। तो लिथियम के बाहर की शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। जानते हैं ना, एटॉमिक नंबर 3 होता है 2,1, ये 4 होता है 2,2, 5 होता है 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6 और फ्लोरीन 2,7। अच्छा इलेक्ट्रॉन इतने हैं, 4 से कम होगा तो क्या होगा? वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। मतलब आप ये समझ लो कि हम क्या बना रहे हैं? मेटल हाइड्राइड, या लाइक यहाँ पे क्या हो? LiH हो गया, यहाँ BH2 हो जाएगा, यहाँ BH3 हो जाएगा, यहाँ CH4 हो जाएगा, यहाँ NH3 हो जाएगा, क्योंकि 8 - 5 is 3 विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। का मतलब हाइड्रोजन की तो एक वैलेंसी है। अभी क्रिस क्रॉस सिखाएंगे सब,
सौम्य सिर्फ तुम्हें को पढ़ा रहा है, ठीक है। अब देखिए, तो अगर 4 से कम है सौम्य तो क्या करते हैं, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतनी ही उसकी वैलेंसी। तो इसकी क्या हो गई, 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 4। यहाँ कोई दिक्कत। लेकिन अगर 4 से ज्यादा है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 8 माइनस n, मतलब 8 माइनस 4, 8 माइनस 5 इज 3, 8 माइनस 6 इज 2, 8 माइनस 7 इज 1। समझ आया। अब देखना, मतलब अब यहाँ पर मैं साइड में तुमको बना के दिखाता हूँ। मतलब ये है लिथियम और ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और लिथियम की तुमने निकाली कितनी, 1। इन दोनों का क्रिस क्रॉस करो, क्या बनाया, LiH। इसी तरीके से कोई सा तुम मुझसे बोलो, मैं करके दिखाऊं, कौन सा करो, कार्बन का करूं। चलो ये है कार्बन और ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की 1 और कार्बन की कितनी आई, 4, C1H4 या आप कह सकते हो CH4। समझ आया। कोई नाइट्रोजन करे, ये हाइड्रोजन इसकी, ये लाइक HF, हाँ मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ऑक्सीजन की 2 है, हाइड्रोजन की 1 है, H2O दिख रहा है ना। ये देखो ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1, ये क्रॉस कर लो तो H पे 2 आया, O पे 1। ये देखो नाइट्रोजन पर 3, हाइड्रोजन पर 1, NH3 आया, CH4 आया, BH3 आया कि नहीं आया, और BE है, दिस इज E, दिस इज BeH2 और यहाँ पर आ गया LiH। कोई दिक्कत, हाँ आया। आप कह सकते हैं ना सर आप क्या पढ़ाते हैं। तो ये सब बने क्या हैं, तो ये सब हैं कौन से स्पेसिफिक, these are the hydrides, these are hydrides। हालांकि मेटल के केस में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नेगेटिव है, तो मेटल हाइड्राइड्स है। नॉन मेटल में क्या है, ठीक है, तो नॉन मेटल हाइड्राइड्स में भी है, लेकिन वहां बस ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाएगी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, बोले जल्दी से बच्चों। यस सर। आसान है ना। चलिए अब यही वैलेंसी आपको यहाँ पे लिख दिया ना मैंने। चलिए आपको सॉल्व करनी है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। बहुत शानदार पीपीटी बनी है ये वाली, ठीक है। तो क्या होगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं कितना कितने। सबसे बाहर की शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बाहर की शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर की शेल में 3, बाहर की शेल में 4, 5, 6 और 7। अब बात आती है फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। अब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है, अभी पीछे तुमने निकाली थी, कितनी आई थी, 2। कितनी आई थी, यही वैलेंसी थी ना। अब देखना ऑक्सीजन की 2 और सोडियम की 1, क्रिस क्रॉस करो, क्या बन गया, Na2O। क्या बना, MgO आ रहा है इसका, मैं तो यहीं से देख के बता दे रहा हूँ, Mg और O, 2 और 2, ठीक है। तो ये हो गया Mg2O2, काट दो 1 1, MgO सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, तो क्या हो गया MgO। यहाँ आएगा Al2O3, क्या आएगा, नहीं समझ में आ रहा कैसे करो, एल्यूमिनियम की 3, ऑक्सीजन की 2, ले Al2O3, Al2O3, यहाँ पे हो गया SiO2, दिखाओ
सिलिकॉन की 4, ऑक्सीजन की 2, ये लो Si2O4, लो काट दो 1 और 2, SiO2 हो गया बिटिया। नाखून खाने से नहीं आएगा। हाँ बैठे नाखून खा रहा है। अच्छा फास्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी 3 होगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, वैलेंसी 3 ही कमी है ना। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है सर, ठीक है नोट करिए, पहले इतना नोट करिए। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी के 3 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कोई बताए इसमें यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो 3 है इसके पहले तक तो आसान थे, यही 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। गलत है, गलत है। हाँ वही सब चीजें बता रहे हैं, अब गलत होना शुरू हुआ है। रीजन लिखा है, मैंने क्या लिखा, अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालते हो, वो जो तुमको बताया वो सही है, लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, वो जो तुमको जो बताया वो सही है जो तुम बता रहे हो, लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में जो भी एलिमेंट है उसकी वैलेंसी उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के बारे में। समझ आया, ये इंपॉर्टेंट था। पहले तुम्हारा P2O3 जो आ रहा है जनरली 8-5 कर रहे हो तुम, तब तुम्हारा 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पर फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन तो कहेंगे 5, और ऑक्सीजन में कितने कहेंगे 2, तो ये हो गया P2O5। इंपॉर्टेंट है, हाँ तो S, अब देखो ये बोला बच्चा S2O6, जो सिंपलीफाई कर दो SO3, सिंपलेस्ट फॉर्म हमेशा कंसीडर करते हैं, ठीक है समझ में आ गया। इसका क्या आएगा, क्या बात है, मतलब आप लोग बहुत तेज हो गए, गुड, सबने कर लिया था ना। तो ये बात समझ में आई कि वैलेंसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कुछ और आ रही है, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में कुछ और आ रही है। यही अगर हाइड्रोजन होता तो PH3 होता ना। यहाँ पर SH वो क्या होता है, ये इसकी 6 मतलब SH2S, H2S सिंपली 2 हाइड्रोजन एक सल्फर, तो H2S नहीं कहते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। चले अच्छी चीज थी, इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो पहले पढ़ा था ये सब चीज पक्का, स्कूल में नहीं पढ़ाया, हाँ नहीं पढ़ाते थे तो मेरी क्या जरूरत थी, कह रहे नहीं मेरे स्कूल पढ़ाते थे। चलिए हेडिंग डालिए, ट्रायंगल ट्रिक, हेडिंग डालिए ट्रायंगल ट्रिक। हाँ ये है पीरियोडिक टेबल, और ये बात हो रही है हाइड्राइड्स की। किसकी बात हो रही है, हाइड्राइड्स की। तो पीरियोडिक टेबल में आप जब टॉप टू बॉटम आप तो जानते हैं थ्रू आउट द ग्रुप, और लेफ्ट से राइट ले आते हैं थ्रू आउट द पीरियड। तो अभी अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, लेकिन हाइड्राइड्स में एसिडिक, ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, और मेटल की खास बात है क्या, रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी ना, मेटल है तो मेटल रिड्यूसिंग तो करता है दूसरे को। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है हाइड्राइड्स की, इसकी हाइड्राइड्स की। अच्छा हाइड्रोजन बड़ा बड़ा कि छोटा छोटा, छोटा छोटा, तो छोटा छोटा बड़ा बड़ा याद रखना, क्या सही बात है कि नहीं। जैसे मान लो कि क्या नाम है, नदी, हाँ
नदीम सोचो, एक आदमी है, वो है मान लो 60 साल का है, ज्यादा नहीं 60 साल, तो अब उसको वो किसी बड़े इंसान से शादी करना चाहेगा, छोटे इंसान से, मतलब बच्चे 20-25 साल से, या मतलब 60-65 के आसपास है तो 30-55-50 मिल जाए यंग। अबे टर्की अरे यार कुछ तो रहम करो। एज इज जस्ट अ नंबर ना। कौन, विजय माल्या? एक छोटा सा करेक्शन करो इसमें, इसको ये बनाओ। क्यों मैंने क्यों बनाया? क्योंकि मेटल क्या बनाते हैं? बेस। मेटल क्या बनाते हैं? बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, ऐसे लेफ्ट से राइट जाएंगे, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? एसिड लाइक HCl, ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। थोड़ा सा करेक्शन है क्या यार नदीम है बेटा, अब तो मुझे पूछने में भी शर्म आ रही है। सोच, वाह रे क्या सोच है तेरी है। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, हो गया। चलें आगे बढ़े, चलिए आगे लिखिए, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं। लाइक LIH, नोट करो, जल्दी नोट करो। आज FPS बहुत लैग कर रहा है। BH2 BH3 CH4 NH3 H2O और HF। चलिए अगर आप देखेंगे लेफ्ट से राइट, अगर हम जाएं, अगर हम कहां से जाएं? लेफ्ट से राइट, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसका मतलब HF इज मोस्ट एसिडिक, इट इज मोस्ट एसिडिक, मतलब ये लीस्ट बेसिक है, लीस्ट बेसिक। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो क्या हो गया? लीस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक। डन। चलिए अब यहां पर देखिए, थ्रू आउट द ग्रुप HF HCl HBr एंड HI टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो क्या होगा? अगर मैं आपको बोलूं एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी। हाँ, सबसे ज्यादा एसिडिक ठीक है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, हेडिंग डालिए, ट्रायंगल ट्रिक। इसको हाँ बेटा अभी करा रहे हैं, पहले नोट करो। ट्रिक ओनली एप्लीकेबल इन ऑक्साइड्स throughout the group and throughout the period। एंड बात हो रही है किसकी? ऑक्साइड्स की। चलिए टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है और थर्मल स्टेबिलिटी भी घटती है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और थर्मल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लाइक एक एग्जांपल लिखिए, Na2O NGO Al2O3, ठीक है, SiO2 C2O5 SO3 एंड Cl2O7, ठीक है। बताइए तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा? तो कहेंगे सर ऐसे बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो मोस्ट एसिडिक क्या हो जाएगा? Cl2O7 इज मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक, और आप क्या कह सकते हैं? लीस्ट बेसिक। और ये क्या हो जाएगा? मोस्ट बेसिक
एंड लीस्ट एसिडिक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। इतना समझ में आ रहा है? लबीब आपको आ रहा है बेटा समझ में? प्रियांश, सारे बच्चे लोग मैसेज करते रहे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, लिख लो, हम बता दे रहे हैं क्या। पूछो मुझसे, HCl, HF, HCl, HBr, HI। ठीक है, ऑर्डर क्या है? इंक्रीजिंग। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये देखिए, ये वाला एग्जांपल अच्छा है। N2O5 P2O5 AS2O5 SB2O5 और Bi2O5। आंसर 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 आंसर। हाँ भाई, एसिडिक और बेसिक। हाँ बताओ, मोस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर टॉप टू बॉटम। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? घटेगी, तो ये क्या होगी? लीस्ट एसिडिक और इट इज मोस्ट एसिडिक। एक सेकंड रुक जाइए सब लोग इसी बात पे, सही है? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगली बात है, हेडिंग डालिए मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब समझ आया? अपने में भी एक्सपर्ट नहीं हुआ। मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स, आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालिए मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए पढ़े, नोट करिए। एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है क्या? डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिज्म, या आप डायामैग्नेटिक जानते हैं। तो कौन सी स्पीशीज लिखो? और इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। अगर वैलेंस शेल में, अगर वैलेंस शेल में नो नो नहीं नो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। घर जाकर बता रहे 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन। कहीं ना पूरी केमिस्ट्री में क्या एन ही आता है क्या आप लोगों को? हर चीज एन से डिनोट कर देते हैं। एग्जांपल्स लाइक सोडियम आयन, तो बाहर की शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब सोडियम आयन का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, लाइक 2,8। हाँ, पहली शेल में कितना होता है? या फिर तुम ऐसे लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6। 2p6 का मतलब ये 1 2 3 4 5 और 6। ये लो 2 1s2 हो गया ना? सब पेयर्ड है ना, अनपेयर्ड है ही नहीं। तो ये हो गया सोडियम आयन। अब आती है बात, दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज पैरा मैग्नेटिक। कैसी प्रॉपर्टी? मतलब है वन और मोर अनपेयर्ड, have one or more unpaired electron. एग्जाम्पल सोडियम, कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया? 2,8,1, मतलब 1s2 2s2 2p6 है 3s1। जब तुम 3s को देख रहे हो तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसी में अनपेयर्ड है, बाकी में तो पेयर्ड है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलो, केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाया था, अरे सॉरी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया था। मैंने एक बात बोली थी कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए, लाइक अगर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 2.34, क्या आ गया 2.34, तो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मान लेना। सिखाया था ना, एक ट्रिक सिखाई थी, नहीं तो बैठे कैलकुलेटर करते रह जाओगे। अभी फॉर्मूला सिखा दे रहे हैं, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी ये पार्ट पढ़ाया हुआ है। तो लिखिए, हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अच्छा, डिग्री ऑफ डायमैग्नेटिज्म तो होता ही नहीं, क्यों? क्योंकि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कहां से उसकी डिग्री निकालोगे? डिग्री हमेशा किसकी होगी? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की, वही हो जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। और इसको किससे डिनोट कराते हैं? म्यू से। चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, म्यू मैग्नेटिक। तो फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट n ब्रैकेट में n+2, और इसकी यूनिट क्या होती है? बोहर मैग्नेटॉन। क्या होती है? पढ़ाया ना ये सब? केमिकल बॉन्डिंग याद है? क्या कहते हैं? बोहर मैग्नेटॉन। जिसको नहीं पता वो लिख ले, बोहर मैग्नेटॉन, ये होती है इसकी यूनिट। और फॉर्मूला होता है अंडर n क्या डिनोट करता है? n क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। चलो, तो बोहर मैग्नेटॉन क्या था यूनिट? ठीक है, इसी को हमने डिनोट किया था किससे? bm से। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही बात है कि नहीं? क्योंकि फॉर्मूले में n, मैग्नेटिक मोमेंट n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो लिखिए, जैसे पॉइंट लिख दीजिए चाहे तो, इफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन एंड, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट दिया है एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज आस्क्ड एंड द वैल्यू ऑफ n is asked, then the number before decimal value of magnetic moment is equal to number of unpaired electron, राइट, n के बराबर। मतलब डेसिमल के पहले की जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी मैग्नेटिक मोमेंट में, वही उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं, ठीक है। हो गया, जल्दी नोट करें। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट 1.72 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट आपका दिया हुआ है 1.72, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? डेसिमल के पहले वाली वैल्यू 1। अगर मान लीजिए यही दिया हुआ है 2.87, 3.83, 4.87, 5.92, इससे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट नहीं हो सकता, पता है कि नहीं? मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 5। डायरेक्ट डी ब्लॉक एलिमेंट में देखो ना, 5 ही तो है। बताओ इसका कितना होगा? इसका हेडिंग डालो, आयोनिक पोटेंशियल। हेडिंग डालो, आयोनिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए लिखिए, या इसी को हम कहते हैं, लिखिए, आयोनिक पोटेंशियल ऑफ कैटायन इज इक्वल टू चार्ज बाय
साइज रेशियो, ठीक है, नोट करिए। ठीक है, समझ आ गया? हो गया? चलिए अब एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, क्या तो साइज बढ़ता है एटम का कि घटता है? घटता है। सिखाया था, बहुत सिंपल सा तरीका था। जैसे आपके पापा मान लीजिए यहीं आसपास कहीं जॉब करते हो, ठीक है, तो इस मोहल्ले में आप शरीफ बने रहोगे, राइट, क्योंकि शिकायत हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके पापा यहाँ जॉब करते हैं और आपके ताऊजी इंजीनियरिंग चौराहे पे जॉब करते हैं और आपके मान लीजिए फूफा पुरनिया जॉब करते हैं, मान लीजिए बुआ आप टेढ़ी पुलिया पर रहती हैं। अब आप समझिए, मतलब आपके आसपास जितना ज़्यादा आपके जानने वाले होंगे, आप उतना तमीज़ से रहोगे या उतनी बदमाशी करोगे? तमीज़ से रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप बहुत लिमिटेड रहोगे ना। मतलब अगर तुम यहाँ से निकले और आपका घर पास में ही कहीं है और आपके पापा टहलते रहते हैं यहाँ पे मान लीजिए, तो आप 2 मिनट में घर पहुँचेंगे कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि एटम का साइज क्या है। अब एटॉमिक साइज के बारे में थोड़ी सी कहानी बताते हैं। जैसे कोई एटम है, उसमें लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। ये भी अजीब सी बात है, बच्चों को लगता है। एक बार बताइए, टॉप टू बॉटम आते हैं तभी भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तभी भी एटॉमिक नंबर बढ़ता है। तो जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटम का साइज बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का साइज घटता है। क्यों आता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियर मतलब प्रोटॉन तो नीचे भी बढ़ रहा है ना। बात है शेल्स की। क्या है? शेल्स। वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूर बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट है। कहां पर? पीरियड में। कहां? पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जरूर रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है। ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। जैसे आप एग्जाम में फेल हो जाए और उसी दिन आपकी नानी आपके घर आई हो, तो आप मार खाओगे उस दिन? पापा रिजल्ट जरूर देखेंगे लेकिन मारेंगे उस दिन नहीं। नहीं तो नानी कहेंगे आप हम आपके घर आएंगे ही नहीं, आप हमारे नाती को मारते हैं। सुना है कि नहीं? हाँ, ये सब सुना होगा आप लोगों ने। तो वैसे नानी भी मरवाती हैं। मेरी नानी तो भाई मजा लेती थी, बेचारी बहुत प्यारी थी। चलो, तो एक बात समझ में आ गई, साइज घटेगा, साइज बढ़ेगा। अब बात आती है, जैसे कि एग्जाम्पल है सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और एल्यूमिनियम आयन। एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो आयनिक पोटेंशियल का क्या रेट है? मतलब लेफ्ट से राइट जाएंगे, आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? ऑर्डर बताइए इसका, आयनिक पोटेंशियल का। किसका बताइए? आयनिक पोटेंशियल का बढ़ेगा। क्या बात है, अच्छा क्या रीजन था? चार्ज बढ़ रहा है। तो आयनिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और भैया यहाँ एक चार्ज है, 2 चार्ज है और 3 चार्ज है, यहाँ चार्ज बढ़ रहा है। ये बात सही है। साइज घट रहा है। क्या है? अच्छा, साइज के इनवर्स है। और भैया पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? घटता है। साइज घट रहा है और चार्ज बढ़ रहा है, तो आयनिक पोटेंशियल नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दूं, B+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2 and Ba+2। मतलब लेफ्ट से राइट
आयनिक पोटेंशियल बढ़ेगा कि घटेगा? लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयनिक पोटेंशियल कौन कौन है? बढ़ेगा, बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। नदीम, अरे हमसे क्यों पूछ रही है? हम तुमसे पूछ रहे तो हमसे पूछ रही है। आयनिक पोटेंशियल का क्या आंसर होगा? इंक्रीजिंग, विल इंक्रीज और डिक्रीज? पहला ऑप्शन है। अगर आप 1 बोलते हैं तो मतलब इंक्रीज करेगा और 2 बोलते हैं तो मतलब डिक्रीज करेगा। तो सभी बच्चे अपना, जो जितने भी बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे लाइव में हैं, वो सारे बच्चे अपने आंसर को इस तरीके से लिखे। अगर उनका आंसर है कि लेफ्ट से राइट जाने पर आयनिक पोटेंशियल बढ़ रहा है तो 1 लिखें, और अगर लग रहा है कि घट रहा है तो 2 लिखें। कौन कौन है 2? कैसे? चार्ज कांस्टेंट है। हाँ तो हाँ ठीक है, साइज बढ़ रहा है। गुड, लिखा पीरियड के फॉर्म में है लेकिन है ग्रुप। ये ग्रुप है बेटा, मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये ग्रुप है और ग्रुप में साइज बढ़ता है। मैंने लिखा ऐसे था ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। मतलब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, मैं शांत हो जाती हूँ। ठीक है, तो ये है एक्चुअली ग्रुप, लिखा है पीरियड के फॉर्म में। तो आंसर इज लाइक दिस, चार्ज कांस्टेंट और साइज बढ़ रहा है। नोट कर लें। अच्छा था ना? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए लिथियम और बेरिलियम का बताइए। ठीक है, आयनिक फॉर्म ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा ना। मैं लिख दे रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन है Li प्लस बी प्लस 2, कौन क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज? आयनिक पोटेंशियल गुड। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया एक ही पीरियड का है तो साइज तो घटेगा और चार्ज ज्यादा है इस पर, तो चार्ज ज्यादा और साइज कम, तो इसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा। आ रहा है ना? और क्वेश्चन दें? इंक्रीज और डिक्रीज? चलिए डिक्रीज, जोर से बोलो। क्या बात है, डिक्रीज बिल्कुल सही आंसर। मतलब दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ये रीजन है कि जो आप इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। देखिए आज मैंने आपको ये बात ही प्रूव की कि आप यहाँ पर पहले अटेम्प्ट में जो चीज गलत करेंगे दोबारा वो सही हो जाएगा। समझ आया? तो तैयारी के दौरान जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं और जितने ज्यादा गलत करते हैं एग्जाम में वो सही होंगे। हाँ चलो, अच्छा था। हेडिंग डालें, हेडिंग डालें, एप्लीकेशन ऑफ आयनिक हाइड्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ आयनिक, अरे सॉरी आयनिक पोटेंशियल ना, सॉरी इसका एक एप्लीकेशन है आयनिक हाइड्रेशन, आयनिक पोटेंशियल। ए नंबर 1 इज आयोनिक हाइड्रेशन। अब एक बात जान लीजिए कि कैटायन का साइज ज्यादा जितना छोटा, कैटायन का साइज जितना छोटा, आयनिक हाइड्रेशन साइज उतना बड़ा। ये याद रखिएगा, अभी सिखाते हैं आपको, नोट करिए। ठीक है, आयनिक हाइड्रेशन का मतलब किस, लाइक कोई एक कैटायन है और उस पर x मोल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जानते हैं ना? क्या पानी के मॉलिक्यूल उस पर जाकर के क्या होंगे? एडजॉर्ब। क्या होंगे? एडजॉर्ब। कोई केमिकल बॉन्ड है क्या? क्या नहीं, जस्ट चिपके हुए हैं, अटैच्ड हैं। तो लाइक इट वुड बी लाइक M प्लस XH2O डॉट लगा दीजिए, नोट करिए। तो ये आयन कैसा हो गया? पानी लग गया, हाइड्रेटेड आयन। कैसा है? हाइड्रेटेड आयन। एक कैटायन था
उस पर आकर के x मोल्स ऑफ वाटर चिपक गए। ठीक है, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाद में कहेंगे। इट इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड आयन। जैसे तुमने ये सुना होगा लाइक CaSO4.2H2O, ये सब सुना है कि नहीं? ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरीके से आयंस में क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड आयन। ठीक है, तो लिखो आयनिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक हाइड्रेशन। एक बात समझ में आ गई? आपके सावन सर ने एक बात बोली थी, साइज जितना छोटा उतना ज्यादा आयनिक पोटेंशियल, तो उतना ही ज्यादा आयनिक हाइड्रेशन। मैंने बोला था जो कैटायन जितना छोटा होगा आयनिक हाइड्रेशन उसका उतना ज्यादा होगा। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, is directly proportional to stability of hydrated ion, is directly proportional to size of hydrated ion। आया समझ में? चलिए एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन आया, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन का ऑर्डर बनाना है, Li प्लस Na प्लस। आयन हमेशा एक्वस कंडीशन में ही बनते हैं, पता है कि नहीं, या फिर मॉल्टन स्टेट में। ऑर्डर बताइए, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन किसका होगा सबसे ज्यादा बड़ा? गुड। क्यों? क्योंकि इसका आयनिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज सबसे कम है। इसका आयोनिक पोटेंशियल ज्यादा, तो साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन भी ज्यादा, इसका साइज सबसे कम। ठीक है, क्वेश्चन और दे। हो गया नोट? जितने क्वेश्चन अभी आपने आयनिक पोटेंशियल के किए थे उन सारे आयंस के बगल में एक्वस लगा दीजिए और उनका ऑर्डर बनाइए। तो जो ऑर्डर आपने आयनिक पोटेंशियल का बनाया था वही सेम ऑर्डर इसका बनेगा कि नहीं? इसका? हाँ, ठीक है, जा करके क्वेश्चन लगाइएगा, ये सेम सेम लिख लीजिएगा, बस एक्वस लिख लीजिएगा। समझ आया? ठीक है, चलिए एक छोटा सा पॉइंट और लिखना चाहेंगे क्या? आयनिक मोबिलिटी। अरे लिख लो यार, ठीक है। आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, like lithium ion in aqueous condition, sodium ion in aqueous condition, potassium ion in aqueous condition। तो जाहिर सी बात है आयनिक पोटेंशियल इसका सबसे ज्यादा होगा, हाँ सबसे ज्यादा, और इसका आयनिक पोटेंशियल सबसे कम। अब ऑर्डर आया आयनिक मोबिलिटी का, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए
डायगोनल रिलेशनशिप, हेडिंग डालिए डायगोनल रिलेशनशिप। रीजन क्या है? ड्यू टू सेम वैल्यू ऑफ चार्ज साइज रेशियो। ठीक है, अब देखो एक बात समझो, चाहे तुम लिथियम आयन की बात करो, चाहे तुम बेरिलियम के मैग्नीशियम आयन की बात करो, होता क्या है, होता क्या है, ऊपर से जब आप नीचे आते हैं तो साइज तो बढ़ रहा है लेकिन चार्ज भी बढ़ रहा है। अगर तुम लिथियम आयन को देखो, देखो दिखाता हूँ इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। जब तुम ऊपर से नीचे आते हो, साइज तो बढ़ रहा है, मतलब तुम अगर लिथियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन करोगे तो इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा है ना। लेकिन इस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज है। जिस रेट से चार्ज बढ़ा उस रेट से साइज भी बढ़ गया। साइज को घटना चाहिए था ना। अगर आयनिक पोटेंशियल को देखो तो इसका साइज कम होता और चार्ज बढ़ता तो ये इसका ज्यादा हो जाता। इसका चार्ज कम है लेकिन साइज भी छोटा है, दोनों ही चीज फेवर कर रही है। इसका चार्ज ज्यादा है, साइज छोटा है, सॉरी साइज बड़ा है और चार्ज छोटा है, तो एक चीज फेवर कर रही है, एक चीज क्या हो रही है, अगेंस्ट आ रही है ना, साइज अगेंस्ट आ रही है। तो नेट रिजल्टेंट वैल्यू सेम हो गई। बात समझ में आया? तो लिखा है ड्यू टू सेम, मतलब इनका रेशियो, क्या रेशियो, ऐसा नहीं कि साइज देख लोगे चार्ज देखो तो अलग आएगा, रेशियो जब देखोगे तब आंसर आएगा। एंड देखो इट इज एप्लीकेबल, यहाँ पर इन सब की क्या प्रॉपर्टी सेम होती है, मैं कैसे इंडिकेट करूँ, जिनको मैंने एरो बनाया है इन सब की सेम प्रॉपर्टी होती है, इन सब की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है, नोट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड पीरियड और ये हो गया आपका थर्ड पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।